नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवी कला वाणिज्य महाविद्यालय से बीएड सेकेंड सेम में अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग CC1 की थर्ड यूनिट में निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम सहभागी या सहकारी अधिगम है ना सहभागी या सहकारी अधिगम की अवधारणा समूह की अवधारणा पर आधारित मानी जाती है। इसमें छात्रों के मध्य सहयोग की भावना होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बालक एक दूसरे से सहयोग करके पढ़ना लिखना पसंद करते हैं। इसके अनेक उदाहरण समाज में देखे जा सकते हैं। जैसे परीक्षा के बाद छात्र उत्तरों का मिलान करते हैं। छात्र अनेक विषयों के संदर्भ में अपनी पसंद या नापसंद के बारे में चर्चा करते हैं। अपने पढ़े हुए प्रकरणों के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं तथा एक साथ मिलकर पढ़ना पसंद करते हैं। यह सभी प्रकार की क्रियाएं बालकों में सामान्य रूप से देखी जा सकती हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रवृत्ति का लाभ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त करने के लिए सहकारी अधिगम की अवधारणा को विकसित किया। इसके आधार पर ही छात्रों की सहकारी प्रवृत्ति का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करने से अनेक प्रकार के लाभों की संभावना व्यक्त की गई है। इससे स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर S.K. दुबे लिखते हैं कि सहकारी अधिगम का आशय छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए तथा उसकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने की विविध विधियों से है, जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। अब हम सहभागी अधिगम के उद्देश्य को अध्ययन करेंगे। एम्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। सहभागी अधिगम की अवधारणा के क्रियान्वयन के मूल में निम्नलिखित उद्देश्य समाहित हैं। पहला, इसके माध्यम से प्रशिक्षु को सहकारी अधिगम की संकल्पना के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, जिसका प्रयोग वे अपने भावी शैक्षिक जीवन में छात्रों के हित में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कर सकेंगे। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर सहकारी अधिगम की आवश्यकता का ज्ञान प्रशिक्षुओं को प्रदान करना इस सोपान का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा सकेगा। तीसरा है, सहकारी अधिगम में शिक्षक या प्रशिक्षु की क्या भूमिका होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। चौथा है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के मार्ग की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए भी सहकारी अधिगम का ज्ञान प्रशिक्षुओं को कराया जाता है, जिससे वे इसका प्रयोग कर सके तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। फिफ्थ है, सहकारी अधिगम में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही उनकी भूमिका का ज्ञान कराना इस सोपान का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न हो सके। छठवां है, सहकारी अधिगम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरल एवं प्रभावी विधियों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों को सर्वोत्तम अधिगम स्थितियां प्राप्त हो सके तथा शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा सहभागी अधिगम के लाभ। एडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। पहला है, सहकारी अधिगम में चिंतन एवं तर्क के माध्यम से छात्रों द्वारा अनेक प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से छात्रों में तर्क एवं चिंतन का विकास होता है। दूसरा है, इसके माध्यम से छात्रों द्वारा एक ही विषय पर अधिक से अधिक सूचनाओं का संकल्प किया जाता है तथा सार रूप में एक दूसरे से अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की जाती है, जो कि अनेक लाभान्वित है। तीसरा है, इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा
एक दूसरे के साथ बैठकर एक ही विषय पर विचार विश्लेषण किया जाता है, जिससे सभी छात्र एक निश्चित सही एवं सारगर्भित तथ्य पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि अधिगम स्तर में व्यापक वृद्धि होती है। चौथा है, सहकारी अधिगम में छात्रों के द्वारा ही एक दूसरे की शैक्षिक एवं अशैक्षिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों में छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। पांचवा है, छात्रों में सहकारी अधिगम के माध्यम से आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है, क्योंकि इसमें अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा स्वयं एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। छठवां है, इस प्रकार के अधिगम में छात्रों द्वारा एक दूसरे पर कार्य अंतः निर्भर तथा पुरस्कार अंतः निर्भरता का प्रभाव देखा जाता है, जिससे छात्र प्रत्येक स्थिति में अपने समूह की अभिवृद्धि को विकसित करना चाहते हैं। इससे प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक वातावरण का निर्माण संभव होता है। सातवां है, सहकारी अधिगम के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण संभव होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र को एक दूसरे के कार्य में पृथक रूप में कार्य करने के लिए दिया जाता है। आठवां है, सहकारी अधिगम के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में भी छात्रों की रुचि विकसित होती है, क्योंकि इसमें छात्रों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक वातावरण मिलता है। इससे एक और छात्रों की विद्यालय व्यवस्था में रुचि विकसित होती है तथा दूसरी ओर लोकतांत्रिक गुणों का विकास संभव होता है। नौवां है, इसमें छात्रों में संवेगात्मक स्थिरता का विकास होता है, क्योंकि इसमें छात्र एक दूसरे की भावना को समझते हैं तथा एक दूसरे के अनुरूप कार्य करते हैं। इससे संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है। 10वां है, सहकारी अधिगम बालक के प्रारंभ से समाजीकरण की भावना का विकास करता है तथा बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वचालित अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। पहला है, उचित साधनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ प्रिपेयर मीन्स। विद्यालय में स्वचालित अधिगम के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, जैसे विज्ञान विषय के अधिगम में प्रयोगों को संपन्न करने के लिए विविध प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी उपकरणों के अतिरिक्त कला के लिए रंग एवं चार्ट पेपर की व्यवस्था एवं खेल के माध्यम से सीखने के लिए मैदान की व्यवस्था आदि विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे छात्र प्रत्येक स्थिति में गतिशीलता रहे। दूसरा है, उचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ प्रिपेयर सुपरविजन। उचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक को बालक के प्रत्येक कार्य को देखना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। जैसे बालक चार्ट बनाते समय एक दूसरे पर रंगों का प्रयोग करता है या एक दूसरे के चार्ट को खराब करने का प्रयास करता है, तो शिक्षक उन्हें रोककर सही दिशा प्रदान करता चाहिए। प्रयोगशाला में बालक के कार्यों का पर्यवेक्षण करना परम आवश्यक होता है। तीसरा है, शिक्षक की क्रियाशीलता। संचालित अधिगम की प्रभावशीलता शिक्षक की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। शिक्षक की क्रियाशीलता के कारण ही बालक विविध प्रकार की निरर्थक क्रियाओं से बचता है तथा सार्थक क्रियाओं को संपन्न करता है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ, परिस्थितियों का सृजन, क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्वसंचालित अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि छात्र उन क्रियाओं को ही संपन्न करे जो कि उसके अधिगम क्षेत्र या पाठ्य वस्तु से संबंधित है। इसके लिए शिक्षक को इस प्रकार की स्थितियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे छात्र के समक्ष आम का चित्र रख दिया। इसके लिए छात्रों के समक्ष रंग पीला एवं हरा एवं ब्रश रख दिया। छात्र जब इन दोनों वस्तुओं को देखेंगे तो आम का चित्र बनना चाहेंगे। इस प्रकार अधिगम में रुचि एवं तीव्रता लाने के लिए आवश्यक होगा कि छात्र के समक्ष सार्थक क्रिया संपन्न करने की स्थितियाँ उत्पन्न की जाए।
5वां है छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवस्था, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए विद्यालय में सरल क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि खेल में बालकों की रुचि अधिक होती है तो उनको खेल खेल में शब्द बनाना, फल बनाना एवं गिनती आदि का ज्ञान कराना चाहिए। इसके विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को क्रियाएं कठिन होनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर के बालक कठिन क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। 6वां है छात्र की रुचि के अनुकूल व्यवस्था। छात्र की रुचि के अनुकूल व्यवस्था करने पर ही छात्र उन क्रियाओं में रुचि लेगा तथा उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेगा। इस आधार पर ही प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालय का यह दायित्व होता है कि वह अपने छात्रों की रुचियों का ज्ञान करते हुए उनको अधिक से अधिक समय रुचिपूर्ण क्रियाओं में व्यतीत करने दें। 7वां है छात्र के ज्ञान का सम्मान, रिस्पेक्ट टू नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। शिक्षक को छात्र के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, जिससे छात्र को अपने अस्तित्व एवं महत्व का अनुभव हो सके। कुछ अवसरों पर छात्र निरर्थक क्रियाएं करता है तो शिक्षक को उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वरन उसकी निरर्थक क्रियाओं को धीरे धीरे सार्थक क्रियाओं की ओर से लाना चाहिए, जिससे कि उसका अधिगम स्तर उच्च हो सके तथा विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षक के प्रति उसमें विश्वास उत्पन्न हो सके। 8वां है छात्र पर नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन स्टूडेंट। प्राथमिक स्तर पर छात्र बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है, जिसके आधार पर उस विद्यालय में विविध प्रक्रियाओं को करने पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। विविध प्रकार की क्रियाओं को धीरे धीरे अधिगम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। 9th है ज्ञान की क्रियाओं से जोड़ना, टू कनेक्ट नॉलेज विद एक्टिविटी। ज्ञान को क्रिया से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो भी सिद्धांत है उनका प्रयोग व्यवहार में करना सिखाना चाहिए। जैसे बालक को अनुकरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसके विविध प्रकार के बीजों को अंकुरित करने की गतिविधि विद्यालय में तथा गृह कार्य के रूप में संपन्न करनी चाहिए। 10वां है अभिभावकों को प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू पेरेंट। बालकों के माता पिता सामान्य किताबी ज्ञान को ही महत्व प्रदान करते हैं। बालक जब विविध प्रकार की क्रियाएं विद्यालय में संपन्न करता है तो उसको निरर्थक मानते हैं। शिक्षक को विद्यालय में अभिभावकों को बुलाकर बताना चाहिए कि बालक इस प्रकार करके अधिक सीखते हैं तथा स्थायी रूप से सीखते हैं। इससे अभिभावकों द्वारा बालकों को विविध प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को संपन्न करने में सहायता दी जाएगी तथा विद्यालय क्रियाओं के प्रति भी सकारात्मक भाव रखा जाएगा। निष्कर्ष यह है कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि स्वसंचालित अधिगम को शिक्षक एवं अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्था के माध्यम से प्रभावशाली, प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। थैंक यू।